दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी रासो ग्रंथ में। रासो साहित्य में पढ़ा रही थी आदिकाल में। तो रासो साहित्य में 3 ग्रंथों के बारे में मैंने चर्चा की थी। कुछ छोटे मोटे ग्रंथ और भी हैं जो पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। उनके बारे में चले आज हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें एक ग्रंथ आता है हमारा विजयपाल रासो। कौन सा आता है? विजयपाल रासो। अब देखिए, विजयपाल रासो है जो इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, ठीक है। रचनाकार की अगर हम बात करेंगे तो नल्ल सिंह करके एक आते हैं आदिकालीन कवि, तो उनकी ये रचना मानी जाती है विजयपाल रासो की, इनकी नल्ल सिंह की। अब रचना काल की अगर बात करें, इसका रचना काल माना जाता है, यानी विजयपाल का समय माना जाता है 1298 ईस्वी। 1298 ईस्वी क्या माना जाता है? इसका समय काल माना जाता है। और इसको अपभ्रंश में लिखा ग्रंथ है। क्या है? अपभ्रंश में लिखा गया क्या है ये दोस्तों? ग्रंथ है, ठीक। और इसमें जो प्राप्त छंद मिले हमको, प्राप्त छंद अभी तक के जो छंद है इसमें प्राप्त छंद वो है दोस्तों 42, ठीक। आज हमने बात की विजयपाल रासो के बारे में। विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल्ल सिंह की है, ठीक है। रचना काल इसका 1298। रचना काल में हमको कहीं कहीं पर इसका रचना काल भी दे रखा है 1298 ईस्वी, जैसे शुक्ल को पढ़ेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर विजयपाल रासो यानी नल्ल सिंह का समय दे रखा है 1298 ईस्वी। मतलब 1298 ईस्वी से ये साबित होता है कि ये नल्ल सिंह का समय काल है या विजयपाल रासो, ठीक हो गया। ये तो पूछा नहीं जाता है कि समय काल कब है। और अपभ्रंश में लिखा ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश में लिखा गया। और इसके जो प्राप्त छंद हैं, अभी तक जो इसमें छंद मिले हैं तो वो मिले हैं 42, ठीक है। अगला ग्रंथ इसी में हमारा आता है सेकंड नंबर पे, पृथ्वीराज विजय, ठीक। क्या आता है? पृथ्वीराज विजय। देखिए, पृथ्वीराज विजय को देखते हैं हम। पृथ्वीराज विजय का जो रचनाकार माना जाता है वो जैनक को माना जाता है। अब जैनक कौन थे? जैनक जो थे एक कश्मीरी संस्कृत पंडित थे, ठीक है। संस्कृत कवि थे, संस्कृत कश्मीरी कवि, ठीक। जैनक कौन थे? संस्कृत कश्मीरी कवि थे। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज विजय पढ़ा, पृथ्वीराज हमने रासो पढ़ा था। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि विजय है या रासो है। तो जिन बच्चों को जानकारी नहीं होती है वो समझ जाते हैं कि विजय है, तो वो सीधे चंद्रबरदाई को टिक कर देते हैं। लेकिन जो पृथ्वीराज विजय है उसका जो रचनाकार है वो है जैनक। और जैनक कौन थे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो जैनक जो थे कश्मीरी संस्कृत कवि थे, ठीक हो गया। अब इसी में तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे संदेश रासर अब्दुल रहमान। कौन आते हैं? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो क्या मानी जाती है? अब्दुल रहमान की क्या मानी जाती है? संदेश रासक। संदेश रासक। देखिए, संदेश रासक जो लिखा अब्दुल रहमान ने लिखा। और अब्दुल रहमान से पता चल गया आपको कि ये क्या है? रासो ग्रंथ लिखने वाले पहले क्या है? मुस्लिम साहित्यकार। क्या है? रासो ग्रंथ लिखने वाले प्रथम साहित्यकार, सॉरी, प्रथम मुस्लिम साहित्यकार, मुस्लिम साहित्यकार। देखिए, मुस्लिम साहित्यकार हैं पहले रासो ग्रंथ लिखने वाले। इससे पहले जितने भी थे वो सब क्या थे? हिंदू थे, ठीक हो गया। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि रासो ग्रंथ लिखने वाले पहले मुस्लिम साहित्यकार कौन है? तो वो अब्दुल रहमान है, संदेश रासक। अब आप कहेंगे कि अमीर खुसरो भी इधर आदिकाल में ही होते हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई रासो ग्रंथ नहीं लिखा, ठीक हो गया। और कालिदास के मेघदूत पर आधारित माना जाता है इसको। कालिदास के मेघदूत पर आधारित
ठीक है। मेघदूत, कालिदास के मेघदूत पर क्या माना जाता है, इसको आधारित माना जाता है। ठीक हो गया, किसको, संदेश रासक को। और ये क्या है, एक हिंदी का प्रथम विरह काव्य। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, हिंदी का प्रथम विरह काव्य किसे कहा जाता है, विरह काव्य किसे माना जाता है या कौन सा ग्रंथ है, तो वो आदिकाल का क्या है, संदेश रासक है। दूसरा प्रश्न इसी में बनता है कि रासो ग्रंथ लिखने वाले पहले मुस्लिम साहित्यकार की अगर बात करेंगे तो पहले मुस्लिम साहित्यकार आते हैं हमारे अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखा। अब देखिए इसी श्रेणी में अगर हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं रासो ग्रंथों में, तो अब आता है हमारा सारंगधर की, सारंगधर की हम्मीर रासो। देखो हम्मीर रासो जो ग्रंथ है ये किसकी लिखी हुई है, ये है सारंगधर की। और इनका समय काल अगर हम देखें तो 1357 ईस्वी समय काल। ठीक हो गया, इनके समय काल की बात करें तो 1357 ईस्वी सारंगधर का हमको क्या मिलता है, समय काल मिलता है। और इसी के जो छंद हैं, इसके छंद कहाँ मिलते हैं हमको, प्राकृत पेंगलम में, प्राकृत पेंगलम में इसके छंद मिलते हैं। ठीक हो गया, किसके मिलते हैं, हम्मीर रासो के। हम्मीर रासो के छंद हमको कहाँ मिलते हैं, प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। और राजस्थानी भाषा का इसमें क्या हुआ था दोस्तों, राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था, राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ था। अब अगर हम्मीर रासो की बात करें कि हम्मीर रासो क्यों हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करेंगे, हम शुक्ल जी की बात करते हैं, क्योंकि शुक्ल जी का ही हम ले रहे हैं पूरा वृतांत, तो शुक्ल जी की बात करेंगे तो शुक्ल जी ने कहा कि अपभ्रंश की अंतिम रचना है। शुक्ल ने अपभ्रंश की अंतिम रचना मानी। ठीक है, अब अगर इनकी बात करते हैं, शुक्ल जी की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या मानी, अपभ्रंश की अंतिम रचना मान रखी है। किसको मान रखी है, हमारी हम्मीर रासो को। ये थे हमारा कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि इनके रचनाकार कौन है और रचना काल क्या है इनका, इनके समय की थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसी श्रेणी में हमारा, वो हो जाता है हमारा परमाल रासो। कौन सा ग्रंथ हो जाता है, परमाल रासो। अब परमाल रासो जो ग्रंथ है दोस्तों इस ग्रंथ को, ठीक है, परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा ग्रंथ है कौन सा है, परमाल रासो। परमाल रासो किसकी है, जगनिक की। ठीक, जगनिक की क्या है, रचना है परमाल रासो। देखिए परमाल रासो में आखिर इसकी कहानी है क्या, तो ये क्या है, एक वीर गाथात्मक रासो काव्य है। आदिकालीन वीर गाथात्मक रासो काव्य। ठीक हो गया दोस्तों, आदिकालीन वीर गाथात्मक रासो काव्य है हमारा कौन सा, परमाल रासो। अब इसमें क्या होता है, जगनिक। अब जगनिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि जगनिक थे कहां पर, किसके राज दरबार में रहते थे। ठीक हो गया, जगनिक महोबा के शासक कलिंजर के दरबारी कवि थे। जगनिक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि जगनिक जो थे कहाँ थे, महोबा के शासक कलिंजर के क्या थे, दरबारी कवि थे। और इन्होंने जो परमाल रासो में वर्णन किया है आला तथा उदल दो भाइयों की वीरता
का वर्णन। देखिए इसमें वर्णन किसका मिलता है, अगर पूछा जाए कि परमाल रासो जो जगनिक की रचना है इसमें किसका वर्णन मिलता है तो इसमें वर्णन मिलता है हमें आला तथा उदल दो भाइयों की वीरता का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब देखिए जगनिक ने आलाखंड नाम से लिखा था। अब ये क्या था, आलाखंड नाम से हमको जगनिक की रचना मिलती है, ठीक हो गया। ये क्या मिलती है, जगनिक की रचना आलाखंड नाम से मिलती है। अब आला किसे कहते हैं, आला क्या है, वर्षा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि आला किसे कहते हैं। वर्षा ऋतु में पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गाया जाने वाला गीत है। क्या है, एक गीत है, ठीक हो गया। अगर वैसे आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में आला एक 31 मात्राओं का छंद भी है। आला क्या है, आला एक तो क्या है, जो आला की बात यहाँ परमाल रासों में हमको मिलती है जगनिक की, वो क्या है, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत है। कहाँ कहाँ, पूर्वांचल हो गया, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ में गाया जाता है, और मध्य प्रदेश के कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। ये आदि राज्यों में क्या है, गाया जाने वाला एक गीत है। अब उसी में अगर हम देखें कि आला क्या है आदिकाल के बारे में, तो आला एक 31 मात्राओं का हमको क्या मिलता है, छंद मिलता है। ये तो होगी हमारे किसके बारे में जानकारी हो गई, परमाल रासों के बारे में और थोड़ा सा जगनिक के बारे में। अब देखिए इसमें जो प्रकाशन मिलता है, किसके द्वारा इसका संपादन किया गया और किसके द्वारा कब इसको प्रकाशित किया गया। सबसे पहले बात करेंगे हम चार्ल्स इलियट। सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स इलियट का। चार्ल्स इलियट ने, ठीक है, चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया, ठीक है, प्रकाशित कराया। अब प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट के द्वारा किया गया 1865 ईस्वी में, ठीक हो गया। किस नाम से, उसी उसके मूल नाम से यानी आलाखंड नाम से जो जगनिक ने दिया था। अब देखिए इसको परमाल रासो नाम आता है कि परमाल रासो नाम कहाँ से इसका पड़ा। परमाल रासो नाम, परमाल रासो नाम से श्याम सुंदर दास जी ने, देखिए 1919 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया, से संपादन किया, ठीक हो गया। आप देखिए संपादन किया और प्रकाशन किया। देखिए इसका संपादन किसके, परमाल रासो नाम से श्याम सुंदर दास जी किसका संपादन करते हैं, पहले तो इसको समझिए। संपादन किया, संपादन किया आला खंड का परमाल रासो नाम से, ठीक हो गया। आला खंड का क्या किया, परमाल रासो नाम से क्या करते हैं ये
संपादन करते हैं। कौन करते हैं? श्याम सुंदर दास जी। और कब करते हैं? 1919 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा गया है कि परमाल रासो नाम से संपादन किसने किया था? तो परमाल रासो नाम से, जो परमाल रासो नाम हमको दिखता है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो देन है श्याम सुंदर दास जी की। क्योंकि श्याम सुंदर दास जी जो है आला खंड का संपादन करते हैं और परमाल रासो नाम से उसका प्रकाशन करते हैं। और कहाँ से प्रकाशन होता है? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा काशी से श्याम सुंदर दास जी उस समय क्या थे? जुड़े हुए थे। ठीक हो गया। ये थी हमारी परमाल रासो के ऊपर छोटी सी ये वीडियो। और इस आदिकाल में जितने भी हमारे कवि रह गए थे उनके ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी, जिसमें हमने मुख्य पढ़ लिए कि आदिकाल में कौन से मुख्य ग्रंथ है जिनके बारे में काफी बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी में आदिकाल में ही लेके आऊंगी अन्य कवियों के साथ, क्योंकि उसमें हमारे कुछ और कवि रह गए हैं, जैसे विद्यापति हो गए लौकिक साहित्य से जुड़े हुए, और अमीर खुसरो हो गए। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।